हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हमको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कौन सी कोशिकाएं है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो ये है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है होती है दोस्तों, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। दोस्तों, प्लेटलेट्स जो है ये हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जो ब्लड को बहने से रोकती है तथा खून थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स को होम्योस्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स का पता सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट से चलता है। अगर रक्त में प्लेटलेट का पता लगाना है दोस्तों, तो सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे हमें प्लेटलेट्स के बारे में पता चलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रक्त का द्रव मैट्रिक्स क्या कहलाता है? दोस्तों, रक्त का द्रव मैट्रिक्स जो है ये प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, रक्त का द्रव मैट्रिक्स जो है ये प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 70% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.10% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। पके हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो है प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? दोस्तों, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है ये किसमें मौजूद होता है? तो ये लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में। दोस्तों, मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। दोस्तों, मानव श्वसन वर्णक कौन सा है हमारा? तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी में मौजूद होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त की हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो कौन सी वाहिका जो है रक्त की हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो ये है हमारी महाधमनी। महाधमनी वाहिका जो है रक्त की हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। दोस्तों, महाधमनी की बात करें ओर्टा की, तो शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी होती है हमारी महाधमनी। महाधमनी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है हमारे शरीर की और मुख्य धमनी होती है जो हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है तथा यह शरीर के शेष हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। क्या ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है हमारी महाधमनी ओर्टा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? क्योंकि दोस्तों, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए ये किया जाता है। क्या किया जाता है? शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। देखते हैं दोस्तों, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है और श्वसन कोशिका में इसकी सांद्रता जो है अधिक होती है। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पृथक होता है। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में सामान्यतः प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? दोस्तों, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 mmHg डिवाइडेड बाय 80 mmHg। 120 mmHg डिवाइडेड बाय 80 mmHg होता है प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg और अनुशीतलन दाब जो होता है ये 80 mmHg होता है। अर्थात सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ठीक है, रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर mmHg में की इकाई में मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? हमको धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मोटी भित्तियां, कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विकल्प 3 धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। धमनियों की विशेषताएं क्या क्या होती है दोस्तों? धमनियां जो है ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। पल्मोनरी धमनी इसका एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है? पल्मोनरी धमनी, ये भी आपको याद रखना है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के साथ होता है। धमनियों में कोई भी वाल्व मतलब कपाट नहीं होता है। धमनियों में मोटी भित्तियां पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब मतलब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? तो ये धमनियों के संकुचन के कारण होता है। किसके कारण? धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है, इसीलिए इसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो अति रक्तदाब मतलब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार शरीर में रक्त का दबाव जो होता है ये 120/80 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? दोस्तों रक्त का इनमें से जो भाग है श्वेत रक्त कणिका है। कौन सा? श्वेत रक्त कणिका है, WBC जो है ये प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। दोस्तों WBC की बात करें तो दोस्तों WBC रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड्स और प्लीहा में उत्पन्न होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को? ल्यूकोसाइट्स। इसका जीवन काल जो है दोस्तों 12 से 20 दिन का होता है। ये कोशिकाएं रंगहीन होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा डैश से जुड़ी होती है। दोस्तों मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा जो है ये बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। किससे? बाएं आलिंद से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा जो है ये बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय एक 4 कक्षीय पेशी अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रभाव को बनाए रखना है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। दोस्तों लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित इसका वसा का परिवहन करती है। किसका? वसा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दोस्तों लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा निगरानी तथा अंतराली द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो लसिका जो है ये क्या करती है? आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? दोस्तों स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है ये धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण महसूस होती है। किसके कारण? धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पंद गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण महसूस होती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर जो होती है ये 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो दोस्तों ओ रक्त समूह को।
किसको? ओ रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है। ओ निगेटिव जो है दोस्तों रक्त को समूह, मतलब ओ निगेटिव रक्त समूह है दोस्तों, इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपेंट का कहा जाता है। और रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों हमारे कार्ल लैंड स्टिनर ने। किसने की थी रुधिर वर्ग की खोज? तो ये की थी कार्ल लैंड स्टिनर ने, ठीक है। और रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप रक्त दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हमको बताना है इसमें से कौन सा है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए वाला, सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये गलत कथन है। बाकी बात करें बी की, तो निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब मतलब डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है, ये भी सत्य कथन है। इस दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो ए वाला जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों ये है लसिका। लसिका जो है रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों लसिका जो है ये हल्के पीले रंग का द्रव है। रुधिर की तरह यह लाल रंग का नहीं होता है क्योंकि इसमें लाल वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। इसका रासायनिक संगठन प्लाज्मा की भांति होता है और इसमें क्या होता है? तो इसमें कम प्रोटीन होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को या भाग को दर्शाता है? दोस्तों ये चित्र जो है ये किस घटक या भाग को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सीरा को। सीरा को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरा हो जाएगा, ठीक है। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के सीरा भाग को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों चित्र के। तो ये कौन सा भाग है? हमारा सीरा है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। रक्त को हृदय की ओर कौन ले जाती है? सीरा ले जाती है। तो ये सिराएं आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? दोस्तों ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता जो है ये होती है हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। LA बराबर बाया आलिंद, LV बराबर बाया नीलय, RA बराबर दाया आलिंद, RV बराबर दाया नीलय। कपाट कहाँ स्थित है, मतलब वाल्व्स कहाँ स्थित है, हमको ये बताना है। ये आपका डायग्राम हो गया। इसमें हमको बताना है कि कपाट कहाँ पे स्थित होते हैं। तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 5। ये वाला कहाँ पे? ये वाला 2 3 4 और 5 वाला कहाँ है दोस्तों? ये 5 वाला यहाँ पे होगा। ये हो गया 2 3 4 और ये 5, ये कहाँ है? ये वाला। तो कपाट कहाँ पे स्थित है? वाल्व ये, ठीक है। ये होगा कपाट हमारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 2 3 4 5 क्रमांकित स्थानों पर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? दोस्तों रक्त स्कंदन जो है ये प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। किसकी मदद से? प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से। रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। किससे बनता है? फाइब्रिन धागे की जाल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसी सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? तो दोस्तों फुफ्फुसी सिरा और अन्य सिराओं में हमको अंतर बताना है। दोस्तों फुफ्फुसी सिरा जो होती है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। क्या ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ठीक है। तो ये आपको अंतर बता दिया है हमने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, तो हमको पता है। अर्थात शरीर में रक्त का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। फुफ्फुस सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में अनाक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये पतली कम लचीली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं है। इनमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु कपाट पाए जाते हैं।
रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वेल द्वारा की गई थी। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लंबाई। लंबाई 5.7 न्यू मीटर दिया गया है, ये सही नहीं है। तो सही क्या है दोस्तों? दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इन कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य में आरबीसी छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयावतल होती है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। इनका जीवन काल जो है लगभग 120 दिन तक होता है और आरबीसी की लंबाई जो होती है ये 7.0 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 7.0 माइक्रोमीटर। वहां पे 5.7 दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो दोस्तों कौन सी नस है जो शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो यह है सुपीरियर वेना कावा। कौन सी? सुपीरियर वेना कावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च महाशिरा सुपीरियर वेना कावा शरीर के पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्से से रक्त को हृदय में लाती है। हृदय में रुधिर की वापसी दो जोड़ी फुफ्फुस शिराओं, एक उच्च महाशिरा तथा एक निम्न महाशिरा द्वारा होती है। निम्न महाशिरा की बात करें दोस्तों तो निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से से रक्त को एकत्रित करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, यही सत्य कथन नहीं है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, ये सत्य कथन है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सत्य कथन है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र का अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच क्या रहता है? स्थिर बना रहता है। यह तंत्र सामान्यतः शरीर के कुल भार का 7% होता है। कितने परसेंट होता है? 7%। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों सत्य कथन नहीं है, प्रश्न बताया बोला है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, ये असत्य कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है कौन सा? रक्त दबाव कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, यही सत्य कथन नहीं है। इसके पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? दोस्तों कौन से मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ये होता है एरिथ्रोसाइट्स। कौन से? एरिथ्रोसाइट्स मतलब WBC, सॉरी तो आरबीसी। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है। दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो रेड ब्लड क्रप्सल्स आरबीसी ही बोला जाता है इसे, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त एक डैश ऊतक है। दोस्तों रक्त एक जो है संयोजी ऊतक है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है। दोस्तों मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं? श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। यह मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं लगभग 8 माइक्रोमीटर से बड़ी किंतु संख्या में बहुत ही कम तथा रंगहीन और केंद्रकी होती है। WBC की दोस्तों WBC जो है ये WBC की आकृति स्थायी न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में तंतु बंध नहीं होते हैं। तो दोस्तों रक्त में जो है रक्त में तंतु बंध नहीं होते हैं। दोस्तों संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि,
अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन हम कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। यकृत, वृक्क तथा हृदय में कोलेजन पाए जाते हैं। यह कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एवं एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। और रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा लाल रक्त कणिका, एक होता है श्वेत रक्त कणिका और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाई जाती है हमारी लोहा, आयरन जो है Fe। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। दोस्तों हृदय पेशी कोशिकाएं जो है ये बेलनाकार होती है, शाखा युक्त होती है और एक नाभिकीय होती है। कैसी होती है? बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती है हृदय पेशी की कोशिकाएं। दोस्तों हृदय पेशी की कोशिकाएं जो है एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं है। यह पेशी बेलनाकार, शाखा युक्त, एक नाभिकीय होती है। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, संकुचित और बिना शिथिलन होकर गति करती रहती है। इसके कारण शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय मांसपेशियां होती है। तो दोस्तों हृदय मांसपेशियां जो है ये होती है बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। कैसी होती है? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो दोस्तों ये है हमारी धमनी। धमनी जो होती है ये नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त का संचारित करती है। ठीक है, कौन सी? धमनी। दोस्तों जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें हम धमनी कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। इसमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो पल्मोनरी धमनी क्या है? इसमें अपवाद है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय चक्र क्या है? दोस्तों हृदय चक्र जो है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र जो है यही हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। दोस्तों एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र हम कहते हैं। इस क्रिया में दोनों आलिंदों एवं दोनों निलयों का प्राकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं की तुलना जो है ये सैनिकों से की जा सकती है। दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात करें तो श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 तक होती है। ये रंगहीन होती है, सफेद रंग की होती है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं है। अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? WBC को। WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है, ये सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं होता कितना है। तो दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है इसकी आकृति और रचना अमीबी या वृत्ताकार होती है। ये मुख्यतः शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं तथा रोगों के संक्रमण से बचाते हैं। इनके नाभिक में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो सच नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, ये जो है सत्य नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये सत्य कथन है। दोस्तों रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है।
इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हृदय मेम्ब्रेन जो है ये झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को जो है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दोस्तों हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करता है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसमें पेरिकार्डियल द्रव होता है जो फेफड़ों का डायफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल क्या हो करता है? फेफड़ों का डायफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।